फिर पार्ट 7 में हम देखेंगे एबनॉर्मल मोलर मास और वेन हॉफ्स फैक्टर। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? तो हमने पिछले वीडियोस में देखा है, पिछला वीडियो जो मेरा ये वाला था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाला, इसमें मैंने बताया था कि हम ये सब इतना स्टडी कर रहे हैं इन प्रॉपर्टीज को क्योंकि हम ताकि उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकें, जिससे कि हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकें। तो मॉलिक्यूलर मास एक तो हमने कैलकुलेट करके निकाला, जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उनसे कैलकुलेट करके हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ मोल्स लिए और उसका वेट से उसका मोलर मास निकाला, तो वो मोलर मास हमारे कैलकुलेटेड मोलर मास से थोड़ा अलग आ रहा था जो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला। और ये अलग क्यों आ रहा था? क्योंकि जब हम सॉल्यूशन बना रहे थे तब उसमें कुछ चीजें हो जाती थी, जैसे कि हमने अगर NaCl डाला वाटर में, तो NaCl डाला तो वो वाटर में जाने पे NaCl नहीं रहेगा, वो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो या तो वो डिसोसिएट हो जाए या फिर एसोसिएट हो जाए, दो आपस में कंबाइन हो जाए वाटर में जाने पे, जैसे कि इसमें होता है। अगर हमने ये डाला तो वाटर में जाने पे इसका सॉल्यूशन बनाने पे क्या होगा? CH3COOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से एसोसिएशन हो जाए या तो, या डिसोसिएशन हो जाए। तब इन केस में क्या होगा? वो मोलर मास हमारा कैलकुलेशन होने के बाद वैसा नहीं आएगा जैसा एक्सपेरिमेंटली आ रहा था, मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करना जरूरी है। तो इस प्रॉब्लम को दूर किया, ये साइंटिस्ट थे वेंट हॉफ नाम के। तो इन्होंने 1880 में एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, एक नंबर को, एक कांस्टेंट को, एक सिंबल को इंट्रोड्यूस किया, आई से जिसको डिनोट करते हैं। इसको आई को हमने नाम दिया वेंट हॉफ फैक्टर। ये फैक्टर रेशियो है, किसका रेशियो? जो ऑब्जर्व करके जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आई थी अपॉन जो हमने कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली थी। मान लेते हैं, तो इस मान लेते हैं क्या, वो तो है ही फॉर्मूला, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाली और जो फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट की, उनका रेशियो क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मल मोलर मास जो हमने कैलकुलेट किया होगा किससे? फॉर्मूले से, अपॉन एक्सपेरिमेंटल मोलर मास जो हमने ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारे लिए एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल हम किसे कहेंगे? जो हमने ऑब्जर्व करके निकाला है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया वो कैलकुलेशन तो हमारे लिए नॉर्मल है क्योंकि हमने उसको कैलकुलेट करके निकाला, तो वो सही होनी चाहिए। लेकिन जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कुछ एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं उसमें। वो एबनॉर्मलिटीज क्यों आ रही हैं? एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से। तो इस वजह से इस कांस्टेंट की जरूरत पड़ी आई। अब इसका हम यूज कैसे करते हैं? जितने भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब में इसका मल्टीप्लाई करते चले जाएं। जैसे कि हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग, जो हमने पढ़ा था वो था वो रेशियो था चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था उसमें। अब इसमें ये तो हमें गलत वैल्यू देगा, हमें सही वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे? इस आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। आई का मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, तो ये फॉर्मूला अब हमको एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा बिल्कुल। हमने पढ़ा था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एफ के बी एम। इसमें हम अगर आई का मल्टीप्लाई कर दें, आई जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है, तो ये क्या करेगा? हमको एक्यूरेट वैल्यू देगा। इसी तरीके से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू था हमारा के एफ एम, तो इसमें भी हम आई का मल्टीप्लाई कर दें तो ये
वेंट ऑफ फैक्टर को हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब ये हमको एक्यूरेट वैल्यू देगा। इसी तरीके से पाई हमने पढ़ा था सी आर टी, इससे पिछला ये जो वीडियो था उसी में मैंने ये सब बताए थे। तो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर है। इसने क्या किया, अब इस फैक्टर ने क्या किया, हमको जो मॉलिक्यूलर मास हम जो गलत समझ रहे थे, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल है, एक कैलकुलेटेड है। अब हम किसको सही माने, एक्सपेरिमेंट करके हमने निकाला है या जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है, तो उसको करेक्ट किया इस आई ने, वेंट ऑफ फैक्टर ने। हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था 11th में, 11th में एक चैप्टर था इक्विलिब्रियम वाला। कोई भी हम कंपाउंड ले लें, NaCl से Na प्लस Cl माइनस, तो अगर हमने NaCl के n मोल्स लिए हैं, तो ये तो NaCl के जब डिसोसिएशन नहीं हुआ तब तो ये जीरो, ये भी जीरो। अब डिसोसिएशन हो गया तो डिसोसिएशन कांस्टेंट रहा होगा एक, तो इसके कितने मोल्स बचेंगे, n इंटू वन माइनस एक्स, n इंटू वन माइनस एक्स बचे होंगे। और यहां पे कितने हो गए होंगे, nx, nx ये हो गए होंगे। अब इस केस में i की जो वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी, वो i की वैल्यू हमारी आएगी n इंटू वन प्लस, क्योंकि अब हम टोटल मोल्स निकालेंगे, तो टोटल मोल्स निकाल लेते हैं पहले। टोटल आफ्टर डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल्स कितने हैं, आफ्टर डिसोसिएशन के बाद, क्योंकि ये हम ऑब्जर्व करेंगे, जब हम ऑब्जर्व करेंगे तब डिसोसिएशन हो चुका होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो डिसोसिएशन हो चुका होगा। जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तब हम डिसोसिएशन को इग्नोर कर रहे थे, हम डिसोसिएशन पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो ऑब्जर्व अब निकालते हैं। तो n तो मैंने कॉमन ले लिया, वन माइनस एक्स प्लस एक्स, तो x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n इंटू वन माइन वन प्लस एक्स। ये तो हो गए ये वाले। ऑब्जर्व करने के बाद जो टोटल मोल्स होंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद, वो इतने होंगे। तो I इज इक्वल टू, अब ऑब्जर्व करने पे ये मिलेंगे हमको n वन प्लस एक्स, उससे पहले जो हमारे टोटल थे वो थे हमारे n, ये थे n, तो n से n हो गया कैंसिल, I की वैल्यू आ गई वन प्लस एक्स। ये हो गया हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ वेंट ऑफ फैक्टर। तो इसी के साथ वेंट ऑफ फैक्टर के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सिंपल है वेंट ऑफ फैक्टर, वैल्यू निकालनी है और जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन सब में मल्टीप्लाई कर देना है बस एक्सटर्नली इसका। वेंट ऑफ फैक्टर बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो अब ये चैप्टर एंड होता है इसी वीडियो के साथ। इस चैप्टर के सारे वीडियोस देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।